हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह, समय में ताव कहां, वो जिधर चाहते काल उधर ही मुड़ता है। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये कुछ पंक्तियां हैं हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की, जो 25 जून के दिन सुनाई गई थी। जगह दिल्ली का रामलीला मैदान, साल था 1975 और सुनाने वाले थे लोक नायक जयप्रकाश नारायण। और जनता के आंदोलन में जो मुख्य बात उठाई गई थी वो यह थी कि प्रशासनिक और चुनाव संबंधी सुधार किए जाएं, जिससे कि चुनाव सस्ते हों, सही तौर पर प्रतिनिधित्व संभव हो और प्रशासन जनता के निकट आए। गौरतलब है कि अब के करीब 75% भारतीयों का तब जन्म भी नहीं हुआ था, तब की यह घटना है। लेकिन इस दिन का असर आज भी है और सदैव रहेगा। इस दिन के इस भाषण के बाद इसी रात हिंदुस्तान में सब कुछ बदल गया और कलम की स्याही से लिखे गए चंद शब्दों ने भारत की तकदीर और लोकतंत्र पर एक दाग लगा दिया, जिसे मिटाना नामुमकिन है। और इसे कहा जाता है आपातकाल की काली रात। पच्चीस जून 1975 की सुबह और दिनों के जैसी ही थी। चढ़ते सूरज की तपन और प्रचंड गर्मी से पूरा देश परेशान था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि शाम होते होते सियासत का पारा गर्म, बेहद गर्म होने वाला है। और उस रात ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बाद सबकी आजादी छिनने वाली है। कुछ भी कहना मानो गुनाह हो गया। कहीं जाना अपराध और आवाज उठाने का मतलब सलाखों के पीछे जाना। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था, पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। काली रात तो विरोधियों का कहना था, लेकिन संवैधानिक भाषा में इसे नाम दिया गया इमरजेंसी। संविधान को जरिया बनाकर अपनी जिद को पूरा करने का नाम था आपातकाल। लेकिन देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कहना था कि यह सब देश की भलाई के लिए किया जा रहा है। ये आकाशवाणी है। अब आप प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. I am sure you are all conscious of the deep and widespread conspiracy which has been brewing ever since I began introducing certain progressive measures of benefit to the common man and woman of India. सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता के इस हुंकार से हिल रही अपनी कुर्सी को आखिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के शस्त्र से कैसे बचाया और इसके खिलाफ बोले जाने वालों का क्या अंजाम हुआ? आज हम आपको 52 साल पहले सियासत के फ्लैशबैक में ले चलते हैं और दिखाते हैं सियासत का सबसे काला अध्याय। 1971 के चुनावों में उम्मीदों से भरी जनता ने भारी जीत दिलाकर इंदिरा गांधी को देश की कमान एक बार फिर सौंपी।
Indira Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. लेकिन देश की समस्याएं इंदिरा सरकार के काबू से बाहर हो रही थी। इन समस्याओं की लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन हश्र एक था, आर्थिक संकट। देश में आए इस आर्थिक संकट के मौके को विरोधी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विरोधी दलों ने पूरी रणनीति के साथ इंदिरा गांधी की सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली थी। हालातों की वजह से जनता का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया था। विरोधियों के हमलों का जवाब देने के लिए इंदिरा गांधी के पास कुछ ठोस कदम नहीं थे। इसी बीच इंदिरा गांधी से चुनाव हारे नेता राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का केस दायर कर दिया। फिर आया इस पर फैसला। साल 1975, जून का महीना, तारीख 12, तपती गर्मी, लेकिन भारतीय राजनीति में बेचैनी का मौसम। 12 जून 1975 का दिन सियासी तौर पर इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक गहमा गहमी से भरा हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कमरा नंबर 15 में ठीक 10 बजे इंदिरा गांधी के भाग्य का फैसला जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा कर चुके थे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली चुनावों में अनियमितताओं की राजनारायण की याचिका पर 2 मामलों में दोषी पाया। फैसले में उनके अगले 6 वर्षों तक कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। जस्टिस सिन्हा ने उन्हें इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 20 दिनों का समय दिया। The right to be in the house and inevitably forfeits the right to be a minister also. My judgment denied her the right to vote, but allowed her to continue as Prime Minister for this limited period according to the provision in the Constitution. कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी पर दबाव बढ़ने लगा था। उधर देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ छात्रों का गुस्सा उबाल पर था। सरकार के खिलाफ लगभग हर जगह आंदोलन शुरू हो गया। विपक्ष की ओर से लगातार इंदिरा के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। सलाहकारों से राय मशविरा करने के बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ स्टे ऑर्डर दिया। उन्हें सांसद बने रहने का अधिकार मिला, लेकिन संसदीय कार्यवाही से दूर रहने का आदेश भी मिला। जयप्रकाश नारायण सत्ता के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली ने देश के राजनीतिक हालात की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। इस रैली में लाखों लोग शामिल हुए। जेपी ने रामलीला मैदान की रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है से अपने भाषण की शुरुआत की। इसका जबरदस्त असर हुआ। सत्तासीन लोगों के पांव के नीचे की धरती हिल उठी। उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि रामलीला मैदान में लोगों की इतनी बड़ी भीड़ जमा होगी। इंदिरा गांधी अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। अब इंदिरा गांधी के सामने 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो इस्तीफा दें या कोई और बड़ा कदम उठाएं। इंदिरा गांधी ने दूसरा रास्ता चुना, जो लोकतंत्र का काला अध्याय साबित हुआ। उन्होंने बेहद गोपनीय तरीके से आपातकाल लगाने का इंतजाम करना शुरू कर दिया। इस प्लानिंग में सिर्फ उनके कुछ करीबी लोग ही शामिल थे और 25 जून 1975 की रात को लोकतंत्र का काला अध्याय लिख दिया गया। इंदिरा गांधी के करीबी कहते हैं कि वो फैसले लेने में कतई देरी नहीं करती थी, लेकिन इमरजेंसी लगाने का फैसला इंदिरा गांधी के जीवन का सबसे बड़ा फैसला साबित होने वाला था और वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी
इसीलिए उन्हें कानून के एक ऐसे जानकार की जरूरत थी जो संविधान की धाराओं के जरिए आपातकाल लागू करवाने का रास्ता तैयार कर दे। ऐसे में पहला नाम सामने आता है तत्कालीन कानून मंत्री का, यानी HR गोखले का। लेकिन इंदिरा ने कानून मंत्री पर भरोसा नहीं किया। इंदिरा गांधी अब तक ये तय कर चुकी थी कि इमरजेंसी ही वो हथियार है जिसके जरिए देश में खुद के खिलाफ बिगड़ते माहौल और डगमगाती कुर्सी को बचाया जा सकता है। 25 जून की सुबह एक सफदरजंग रोड से उनके पर्सनल सेक्रेटरी R.K. धवन एक फोन करते हैं। ये फोन दिल्ली के बंग भवन में ठहरे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को किया जाता है। सिद्धार्थ शंकर जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं क्या समाचार हैं? जी, मैडम आपसे अभी मिलना चाहती है। सिद्धार्थ शंकर रे जब एक सफदरजंग रोड पहुंचे तो उन्हें अंदाजा हो गया था कि इंदिरा गांधी कुछ बड़ा करने की सोच रही हैं। अपने दफ्तर में इंदिरा गांधी एक बड़ी मेज के सामने बैठी हुई थी जिस पर खुफिया रिपोर्टों का ढेर लगा हुआ था। 2 घंटे की लंबी बातचीत के बाद इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे से कहा कि पूरे देश में अव्यवस्था फैल रही है। गुजरात और बिहार की विधानसभाएं भंग की जा चुकी हैं और इस तरह तो विपक्ष की मांगों का कोई अंत ही नहीं होगा। सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी का इशारा समझ चुके थे। रे ने कहा, मुझे वापस जाकर संवैधानिक स्थिति को समझने दीजिए। इंदिरा राजी हो गई, लेकिन यह भी कहा, आप जल्द से जल्द वापस आइए। इसके बाद वो सिद्धार्थ शंकर रे के लौटने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। रे ने वापस आकर न सिर्फ भारतीय बल्कि अमेरिकी संविधान के संबद्ध हिस्सों पर नजर डाली। वो दोपहर बाद 3:30 पर दोबारा एक सफदरजंग रोड पहुंचे और इंदिरा को बताया कि वो आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकती हैं। इंदिरा ने सिद्धार्थ रे से कहा कि वो आपातकाल लगाने से पहले मंत्रिमंडल के सामने इस मामले को नहीं लाना चाहती। इस पर रे ने उन्हें सलाह दी कि वो राष्ट्रपति से कह सकती हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इंदिरा ने सिद्धार्थ शंकर रे से कहा कि वो इस प्रस्ताव को लेकर राष्ट्रपति के पास जाएं। अमेरिकी राइटर कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा में लिखती हैं, इसका सिद्धार्थ रे ने यह कहकर विरोध किया कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं। लेकिन उन्होंने ये पेशकश जरूर कर दी कि वो उनके साथ राष्ट्रपति भवन चल सकते हैं। दोनों शाम 5:30 बजे वहां पहुंचे। सारी बात तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को समझाई गई। उन्होंने इंदिरा से कहा कि आप इमरजेंसी के कागज भिजवाइए। जब रे और इंदिरा वापस एक सफदरजंग रोड पहुंचे तब तक अंधेरा घिर आया था। रे ने इंदिरा के सचिव P.N. धर को ब्रीफ किया। धर ने अपने टाइपिस्ट को बुलाकर आपातकाल की घोषणा के प्रस्ताव को डिक्टेट कराया। कुछ घंटों में सारे कागज बनकर तैयार हो चुके थे, जिन्हें लेकर R.K. धवन राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी। इसके बाद इस कहानी में एक किरदार आया जिससे हालात खराब होने के तय होने पर मुहर लग गई, और वो किरदार था इंदिरा गांधी का छोटा बेटा संजय गांधी, जो अब तक पर्दे के पीछे था। संजय गांधी R.K. धवन के साथ मिलकर उन लोगों की एक लिस्ट बना रहे थे जिन्हें सुबह होते ही गिरफ्तार किया जाना था। उस लिस्ट को चेक कराने के लिए इंदिरा गांधी को बार बार कमरे से बाहर बुलाया जा रहा था। संजय इस बात की भी तैयारी कर रहे थे कि कैसे अगले दिन अखबारों की बिजली काटकर सेंसरशिप लागू की जाएगी ताकि अखबार डिटेल में आपातकाल को ना छाप सकें। 25 रात को
कोई तकरीबन 12 बजे होंगे तो मुझे दफ्तर से इंडियन एक्सप्रेस से फ़ोन आया कि साहब क्या करें, यहाँ पुलिस वाले आए हुए हैं और वो जो अखबारों के जिसमें अखबारें जाती हैं वो वैन को चलने नहीं दे रहे। मैंने कहा चलने नहीं दे रहे, क्या मतलब? कहते हैं, वो कहते हैं नहीं वो अखबार नहीं बटेगी। मैंने कहा किसी को बुलाओ, तो वो तो कोई आया नहीं उस पर। वो तो बाद में जब आया प्रोक्लेमेशन तो उससे पता चला लेकिन उन्होंने कार्रवाई पहले ही कर दी थी। फिर ना सिर्फ इतना, उन्होंने क्या किया कि जो बिजली की तारें हमारी काटती ताकि बिजली ना आए और प्रेस ही ना चले। 26 जून 1975 का सूरज कई सवालों के साथ निकला जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। वैसे अब सवाल पूछना अपराध भी हो चुका था। शायद इसीलिए सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग में सभी मंत्री इंदिरा गांधी के सामने चुप ही रहे। ये मंत्री जैसे ही बैठक में आए सभी को इमरजेंसी डिक्लेरेशन और गिरफ्तार किए गए नेताओं की लिस्ट दे दी गई। जानकार बताते हैं कि महज आधे घंटे चली इस मीटिंग में मंत्रियों से ना कोई चर्चा की गई और ना ही किसी से कोई सलाह ली गई। इसके बाद इंदिरा गांधी रेडियो पर अपना भाषण देने चले गए। 26 जून 1975 को देश की जनता को आपातकाल की सूचना मिली। इंदिरा गांधी अपने आप से बगैर बिना किसी और से समर्थन एक इमरजेंसी एक आपातकाल ऐलान किया जिसमें संविधान की फंडामेंटल राइट्स जिस आधार पर हिंदुस्तान के संविधान निर्माण हुआ फंडामेंटल राइट्स वो सब खत्म कर दिया। इसके साथ ही आपातकाल लागू होने के बाद जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर और उस वक्त जनसंघ के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। इन नेताओं सहित इमरजेंसी के दौरान करीब 1 लाख लोगों को देश के जेलों में बंद कर दिया गया। देश में संपूर्ण क्रांति का सपना लेकर के चल रहे जयप्रकाश जी नारायण के नेतृत्व में लाखों देशभक्तों को, लोकतंत्र प्रेमियों को जेलों में बंद कर दिया गया था। दिल्ली से ही सूचना मिली कि हमारे बहुत सारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयप्रकाश नारायण जी को गिरफ्तार किया गया है, मोरारजी भाई को गिरफ्तार किया गया है, चंद्रशेखर जी को गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी का अत्याचार कितना होगा उस वक्त की कल्पना भी नहीं थी, तो हमने पूरे विश्वविद्यालय में उसका एक प्रदर्शन निकाला और फिर एक स्थान पर जाकर हम लोगों ने भाषण दिए। इमरजेंसी लगी है ये तो अभी पूरी जानकारी भी मालूम नहीं थी। एक एफिजी जलाई और उसके बाद मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब नंबर था मीडिया का गला घोंटने का, जिसकी तैयारी संजय गांधी कर चुके थे। संजय गांधी ने उस समय के सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को आदेश दिया कि अखबारों के प्रूफ और रेडियो टेलीविजन की खबरों को पहले उनसे चेक करवाया जाए, उसके बाद प्रसारित किया जाए। इंद्र कुमार गुजराल ने ऐसा करने से मना कर दिया। गुजराल समझ चुके थे कि सत्ता के 2 केंद्र बन चुके हैं और अब संजय गांधी की मनमानी चलने वाली है। मीटिंग हुई थी 1 अकबर रोड पे, तो बाहर के कमरे में संजय गांधी खड़े थे। मुझे उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था कि मैं ब्रॉडकास्टिंग की बुलेटिन देखना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ वो तो आप, क्योंकि एक दफ़ा जब ब्रॉडकास्ट हो जाए तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो तो कोई भी देख सकता है। तो उन्होंने कहा ये नहीं मैं ब्रॉडकास्ट से पहले देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं, क्योंकि ये तो हमारा कानून नहीं है, वो तो मैं भी नहीं देखता। फिर इंद्र कुमार गुजराल को सूचना प्रसारण मंत्री के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह विद्याचरण शुक्ल को यह काम सौंपा गया।
वीसी शुक्ल ने मीडिया पर अपनी मनमानी लागू कर दी। आपातकाल में सबसे ज्यादा अखरने वाली बात अखबार, रेडियो और टीवी पर सेंसर लगाकर कमजोर कर देना था। सरकार के खिलाफ कुछ कहना या छापना गुनाह हो गया। मेरे हिसाब से जगमोहन बी आर टमटा उसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर थे और भिंदर डीआईजी पुलिस थे। ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं सारी स्थिति को बिगाड़ने का। एक वातावरण ऐसा पैदा हो गया, दिल्ली से ही ऐसी आवाज़ उठी कि बहुत ज़्यादती हो रही है, खराब काम हो रहे हैं, तोड़ फाड़ हो रही है, फैमिली प्लानिंग के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ये क्या करते थे कि ये सवेरे 7 बजे आके संजय गांधी से ऑर्डर ले लेते थे जब कोई भी नहीं होता था। मैं भी ड्यूटी पे 8 बजे जाता था, मुझे भी नहीं पता चलता था। तो इन तीनों लोग ये जिम्मेदार हैं ऐसे हालात पैदा करने के लिए। इन्होंने संजय गांधी को बहुत ऊंचा उठा दिया। संजय गांधी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो चंद लफ्ज़ इस फंक्शन से पहले, इस फंक्शन के शुरू होने से पहले आपसे इरशाद फरमाएं। संजय गांधी साहब। भाइयों और बहनों, मुझे यहाँ बहुत खुशी हुई है ये देख के कि हमारे जो फिल्म आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी हमारे कार्यक्रम को सफल करने में अपना हाथ बटाया है। एक तरफ देश आपातकाल की आग में झुलस रहा था, दूसरी तरफ आपातकाल के स्क्रिप्ट राइटर्स में से एक संजय गांधी इस तरह के म्यूजिकल कंसर्ट आयोजित करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि संजय गांधी आपातकाल के दूसरे स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ मिलकर एक दूसरी ही फिल्म तैयार कर रहे थे। इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ल बॉलीवुड पर कहर बरपा रहे थे, बाकायदा धमकी देकर। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मी गीतकारों और अभिनेताओं से इंदिरा गांधी और उनकी सरकार की प्रशंसा के गीत गाने और इसी तरह की फिल्में बनाने के लिए दबाव डाला। जो फिल्में इमरजेंसी के खिलाफ बनी उन्हें बैन भी कर दिया गया और उनके प्रिंट तक जला दिए गए। सबसे ज्यादा कहर बरपा नसबंदी और किस्सा कुर्सी जैसे फिल्मों पर। वैसे नसबंदी एक अलग मसला था। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने नसबंदी कार्यक्रम लागू करवा दिया, जिसके तहत सरकारी प्रशासन ने बहुत सारे लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करवाई। नौकरियों पे न जाने देते थे, लोग कहते थे नौकरी से दरखास्त हो जाएगी, नहीं करोगे। मेरे दामाद का ऑपरेशन हुआ है, जवानों की सबकी नसबंदियां करा दी थी उन्होंने। अगर शादीशुदाओं की सबकी करा दी थी उन्होंने। वो तो ऐसा था कि धोखेबाजी से लगा कि जी या तो तुम्हें नौकरी मिलेगी तो नसबंदी कराओ, और ऐसा है कि सड़क पे चल रहे हैं तो रास्ते में ले लिया, पुलिस ने घेरा डाला और अपने ले गए उन्हें पकड़ के। लोग कांग्रेस के खिलाफ हो गए और 21 महीने की तानाशाही के बाद 21 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटा दिया। लेकिन ज्यादती का बदला जनता ने 1977 के चुनावों में कांग्रेस को बुरी तरह हरा कर लिया। इंदिरा गांधी खुद भी चुनाव हार गई। अब इंदिरा गांधी को सबक मिल चुका था कि देश की जनता को नाराज करना कितना भारी पड़ सकता है। लेकिन उन 21 महीनों के दौरान भारत और भारतीयों पर जो जुल्म हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता।